So, hi everyone, my name is Adarsh and I welcome you all to my YouTube channel. So, आज मैं डिस्कस करूँगा अपने एसएससी सीजीएल प्री 2025 के मार्क्स और कैसे मैंने इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया था और आप किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट. सो ये है मेरा स्कोर कार्ड 2025 सीजीएल प्री एग्ज़ामिनेशन का. आप देख सकते हैं मेरे रॉ स्कोर 169 है और नॉर्मलाइज आप देख सकते हैं 159.53 है. मैथ्स में मेरे फुल आउट ऑफ फुल 50 आउट ऑफ 50 थे. और ये मेरा CGL 24 प्री के मार्क्स जिसमें 137.5 है. ये बहुत ही ईजी शिफ्ट था. यहाँ पे 25 वाला मॉडरेट शिफ्ट था, लेकिन ये जो ईजी शिफ्ट है 24 वाला, इसमें लाइक बहुत ही ख़राब नंबर है माना जाएगा. ऑल्दो मैं इसके लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा था, बस मैंने फॉर्म डाल दिया था तो मैं चला गया था. उस टाइम मैं जॉब करता था. तो जब मैंने जनवरी 24 में जॉब क्विट 25 में जॉब क्विट की, उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट की. तो 25 वाला ही मेरा फुल फ्लेज अटैम्प्ट है. अब बात करते हैं कि क्या सोर्सेज मैंने फॉलो किए थे इस प्रिपरेशन के लिए. सो लेट्स स्टार्ट विद द मैथ्स. सो मैथमेटिक्स में आई हैविली रिलाइड ऑन द PYQ. कोई कोर्सेज नहीं लिए स्पेशली मैथ्स के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं. मैथ्स मैंने SSC की जो पिनैकल की बुक आती है PYQ, वहाँ से क्वेश्चन लगाता था. उसमें मोर और लेस सारे PYQ उन्होंने कवर कर रखे हैं, जो कि पूरे टॉपिक को अंडरस्टैंड टाइम के अच्छा. और इफ़ इन केस अगर कोई टॉपिक मुझे नहीं भी आता तो मैं यूट्यूब पे देख लेता था. जैसे आभास सर हो गए, ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जो वीडियोस बनाते रहते हैं. तो उनके हाफ एन आवर या 1 आवर का कोई वीडियो या उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर उन्होंने डाला तो वो देख लेता था अगर वो मुझे वीक लगता था तो. उसके बाद जो मॉक्स होते थे, अगर मुझे सेक्शन मॉक देने मैथ्स के, तो मैं टेक्स्ट बुक पे लगाया करता था. फिर बात करते हैं इंग्लिश की. तो इंग्लिश में 3 ब्रॉडर सेंस में डिवाइड करते हैं. एक होता है ग्रामर, एक होता है रॉट लर्निंग का पार्ट लाइक एंटोनिम सिनोनिम, और तीसरा कह सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जैसे पैसेज वगैरह आता है. तो ब्लैक बुक तो मैंने रेफ़र किया था जो एंटोनिम सिनोनिम वर्ड सब्स्टिट्यूशन या आइडियम एंड फ्रेज इन सबको याद करने के लिए. इसके अलावा मैंने कोई सोर्स नहीं, ओनली ब्लैक बुक, क्योंकि ये मोर देन एनफ है. इससे ज़्यादा करने जाएंगे तो रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे. तो एक सोर्स रखते हैं और इसी को बार बार रिवाइज़ किया. और अमन सर से मैंने कोर्स लिया था और उनके नोट्स को प्रिंट करा लेते. तो एक बार मैंने कोर्स देखा, उसके बाद मैं इनके नोट्स को भी बार बार रिवाइज़ करता था और क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था टेक्स्ट बुक पे. फिर प्री के बाद क्या हुआ कि मुझे फोमो था कि यार मेरा कहीं कॉन्सेप्ट कोई वीक नहीं है, क्योंकि सब लोग वॉल्यूम 1 के बारे में बोलते हैं. वॉल्यूम 1 मैंने कभी पढ़ा नहीं था, तो मैंने वॉल्यूम 1 भी ले लिया और मैंने इसे 2 बार लगाया होगा. तो ये भी ठीक बुक था. लेकिन अमन सर से अगर कोर्स लिया है तो एज सच कोई नीड नहीं है कि इस बुक को लगाया जाए. बट फोमो में आके मैंने ये बुक ले ली थी. ये था मेरा इंग्लिश का. अब रीजनिंग की बात करते हैं. रीजनिंग में तो एज सच मैंने कभी किसी का कोर्स नहीं लिया, कोई प्रिपरेशन नहीं की. जो मॉक्स लगाता था, मेजरली मॉक्स तो टेक्स्ट बुक पे लगाता था. तो टेक्स्ट बुक पे जो अगर कोई क्वेश्चन गलत भी होते थे तो उनको मार्क कर लिया, या फिर अपने एक कॉपी बनाई थी जिसमें जो मॉक्स के क्वेश्चन गलत होते थे उनको नोट डाउन कर लेता था और बाद में रिवाइज़ कर लेता था कि इसमें ये कंसेप्ट था, मैं ऐसे सोच नहीं पाया. और हार्डली अगर रीजनिंग का उसमें कोई टफ भी बना देगा तो 2-3 सवाल होंगे आप जो आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे या आपको क्लिक नहीं कर रहा होगा कि ये तरीका था सोचने का. तो रीजनिंग के लिए मैंने कुछ नहीं फॉलो. और अगर कोई मुझे लगता था ये कंसेप्ट पे थोड़ा देख लेता हूँ क्या अप्रोच होती है टीचर्स की, तो मैं यूट्यूब पे सर्च कर लेता था. कोई भी फैकल्टी का अगर मिलता था वो देख लेता था. ऐसे रीजनिंग के लिए तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. बात करते हैं GA की, जनरल अवेयरनेस. तो इसके लिए तो ओनली वन सोर्स जो कि आज मार्केट में है, परमार सर. और मोर और लेस परमार सर मेरे हिसाब से तो मोर देन एनफ है, क्योंकि उनकी टीम इतनी हैविली मतलब क्वालिफाइड टीम है आई गेस, कि उन्होंने पूरा रिसर्च कर लिया हर चीज़ पे कि क्या पैटर्न हो सकता है, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या स्टूडेंट की डिमांड है. सो उनके अलावा आई डोंट थिंक टीचर्स आर गुड, बट दे डोंट हैव दैट टीम दैट वैसा वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं. सो SSC के लिए तो परमार सर. बट परमार सर में एक चीज़ है कि ये बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि मुझे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है. अगर आप GK पढ़ने बैठेंगे तो ऐसा होगा कि आप GK पढ़ते ही जा रहे हैं और इतना टाइम नहीं है कि आप सिर्फ GK को पढ़ें.
सो यू हैव टू बी वेरी क्लेवर कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है. और पढ़ना छोड़ना इन द सेंस कि लाइक सर विल बी लॉन्चिंग अ न्यू सीरीज़ एवरी मंथ, फॉर एग्जाम्पल लाइक PYQ सीरीज़, FRB सीरीज़, वन शॉट. तो आपको क्या करना है, एक बार कोर्स कंप्लीट करना है. मतलब मैंने क्या किया, कोर्स कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने PYQs तो मैं लगा ही लेता था टेक्स्ट बुक पे. उसके बाद मैंने उन्होंने PYQ सीरीज़ चलाई थी जिसमें उन्होंने 30 या 25 वीडियोस थे, यूट्यूब पे हैं. तो उसको भी मैंने पढ़ा, उसके नोट्स बना लिए. उसके अलावा मैंने उनकी कोई सीरीज़ फॉलो नहीं की, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था और उनके नोट्स प्रिंट करा लिए थे, वही बार बार रिवाइज़ करता था. इसके अलावा मैंने SSC में कुछ नहीं किया. और इनके करंट अफेयर के लिए वन शॉट एक PDF आती है, एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले आ जाती थी, तो उसको पढ़ लेता था. उसके अलावा GK में कुछ भी फॉलो नहीं किया. फिर बात आती है मॉक्स. तो मॉक्स में अगर लाइक आई हैव गिवन 100 मॉक्स तो मैंने 99 तो टेक्स्ट बुक पे दिए होंगे. कभी एक आध किसी ने बोला हो कि यहाँ का मॉक दे लो तो दे दिया, वरना टेक्स्ट बुक के मॉक्स देता था. और प्री से पहले आई गेस आई हैव सॉल्व एटलीस्ट 100+ मॉक्स. और ये मेरे कुछ मार्क्स हैं कि जो मैंने टेक्स्ट बुक पर अटैम्प्ट किए हैं. ये ऑल इंडिया लाइव टेस्ट होते हैं, उससे कुछ मार्क्स हैं. और ये PYQ सेक्शन में जाके मैंने कुछ PYQ अटैम्प्ट किए थे 2024 और CGL प्री के, उसके मार्क्स हैं. अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज जो अटैम्प्ट प्लान रहता था मेरा मॉक्स को अटैम्प्ट करने का. तो रफली जो 2025 में थोड़ा सा पैटर्न ट्वीक हुआ था, लाइक इंग्लिश थोड़ी सी जो पैसेज वगैरह थे वो लेंदी आने लग गए थे, तो थोड़ा सा टाइम इंग्लिश ज़्यादा डिमांड कर रहा था. अदरवाइज़ मैथ्स ईजी हो गई थी. उससे पहले क्या होता था, जनरली GK अटैम्प्ट करने में 7 मिनट to 8 मिनट, इंग्लिश अटैम्प्ट करने में 10 मिनट, और 15 मिनट या 40 मिनट आपको रीजनिंग लगेगा अटैम्प्ट करने में. उसके बाद जो भी टाइम बचता था मैथ्स अटैम्प्ट कर सकते थे. और ऑर्डर ऑफ अटैम्प्टिंग मेरा जो मोर और लेस रहता था GK, उसके बाद इंग्लिश, देन रीजनिंग, देन मैथ्स. बट मैंने इस बार एक ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सबके लिए फॉलो, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं. क्योंकि इस बार इंग्लिश थोड़ी सी पैसेज लाइक लेंदी आने लगे थे. आप कर सकते हैं कि इंग्लिश आप अटैम्प्ट करें, बट पैसेज वाला पोर्शन आप छोड़ दें, उसको लास्ट में अटैम्प्ट करें. तो ये भी हो सकता है अप्रोच. ये आप जब जितने मॉक्स देंगे ना, तो आपको क्लैरिटी आएगी कि किस तरीके से हमको अप्रोच करना है. अब हमें क्या मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए. अब मिस्टेक्स आप ऐसा करेंगे कि आप GK पढ़ रहे हैं तो आप GK ही पढ़ रहे हैं, जो कि गलत भी है. लाइक यू हैव टू गिव टाइम, बट यू हैव टू बी वेरी लाइक वेरी वेरी क्लेवर कि इसको इतना टाइम देना है सब्जेक्ट को. और GK के साथ ये दिक्कत है, अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो ख़त्म नहीं होगा, और आप एक पढ़ेंगे एक चीज़ भूल जाएंगे. इसीलिए GK को अच्छे से पढ़ना है और समझदारी से पढ़ना है कि हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स फेच कर पाएँ. और एग्ज़ाम में भी ओवर अटैम्प्ट नहीं करना. जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना, और जिसमें 50-50 लग रहा है प्री में तो उनको वो एक एजुकेटेड गेस कह सकते हैं, उसको लेना ही पड़ेगा. उसके बाद मिस्टेक्स जनरली स्टूडेंट्स करते हैं कि रिवीजन जो है वो नहीं करते. रिवीजन इन द सेंस कि आपने हिस्ट्री पढ़ा सपोज़, फिर आप उसको 1 महीने तक रिवाइज़ नहीं किया, जो कि अब बाकी सब्जेक्ट्स पर ऐसे नहीं, आप पढ़ नहीं रहे थे, पढ़ रहे थे लेकिन आपने रिवाइज़ नहीं किया. तो इससे ब्लंडर ये होगा कि आप उस चीज़ को दोबारा जब आप रिवाइज़ करने जाएंगे तो उसमें ज़्यादा एफर्ट लगेगा. तो आप ये कर सकते हैं, अगर आपने कोई चीज़ आज पढ़ी है तो उसको कोशिश करें कि 10 दिन के अंदर एक बार रिवीजन कर लें. बिल्कुल क्या बोलते हैं, बहुत तेज़ी से रिवाइज़ करना है, लेकिन एक बार रिवाइज़ तो करना ही है. उसके बाद स्टूडेंट जनरली मिस्टेक करते हैं कि बहुत सारे टीचर्स के पीछे भागना है. रीज़न ये भी है कि अगर आप मॉक्स अटेम्प्ट कर रहे हैं आपके मार्क्स स्टक हो जाएंगे. लाइक इनिशियली ऐसा होगा आपकी 120 से ज़्यादा ही नहीं आ रहे हैं, तो आपको लगेगा कि लाइक ये टीचर सही भी पढ़ा रहे हैं या नहीं. तो आपको ऐसा नहीं करना है. कोई ये फील्ड जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी कंसेप्ट हैं, बहुत ईजी हैं. अगर आपको 4 घंटे टाइम दीजिए, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा कि आप इंग्लिश में सपोज़ गलत भी हो जाए, कि बाकी मैथ्स रीजनिंग में तो ऐसा होगा ही नहीं कि आप गलत कर दें. तो इसलिए ज़्यादा टीचर्स के ऐसा नहीं करना है कि आज इनसे पढ़ लिया कल इनसे पढ़ लिया. किसी भी एक टीचर को फॉलो करना, उसको मतलब स्टिक रहना है उस पर कि सर जो भी बता रहे हैं मैम वो सही ही बता रहे हैं. उसके बाद मॉक्स अगर आप दे रहे हैं तो उसको एनालाइज भी करना है. एनालाइज इन द सेंस लाइक अगर आपने 2 मॉक्स दिए 3 मॉक्स दिए और आप देख रहे हैं लगातार नरेशन के क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं,
तो आपको नरेशन रिवाइज करना है। ऐसा नहीं कि आपने मॉक्स दे दिए, गलत हुआ, आपने आंसर देख लिया और आगे बढ़ गया। नहीं, मॉक्स दे दिया, वो कॉन्सेप्ट है कि अगर आप एंटोनिम सिनोनिम बार बार गलती करना तो आपको पहले उस चीज़ को दोबारा रिवाइज करना है, अगर याद नहीं है तो याद करना है, फिर आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट दिख जाएगा। उसके बाद क्या करना चाहिए हमें, तो अगर आप इनिशियली स्टार्ट करें तो आपको पहले तो फाउंडेशन अपना स्ट्रॉन्ग करना। फाउंडेशन इन द सेंस जो भी कोर्सेज है किसी भी टीचर का अगर आप ले रहे हैं उसको कंप्लीट करिए, उनके जो भी मॉड्यूल्स वगैरह उनको सॉल्व करिए। उसके बाद रिवीजन पे ध्यान, एक बार कोर्स कंप्लीट हो गया उसके बाद रिवाइज करना है और मॉक्स देना है। अगर आपका कोर्स कंप्लीट है तो डेली आप एक मॉक्स तो दे ही दीजिए, और अगर नहीं है तो वीक में एक मॉक या 2 मॉक तो देना ही चाहिए। और एग्ज़ाम से, अगर एग्ज़ाम से अगर 60 डेज़ पहले आपको मॉक्स रिगरसली देना स्टार्ट कर देना चाहिए। एटलीस्ट 2 मॉक्स दिन में तो दे ही दीजिए सीजल प्री के। तो ये बात का ध्यान रखना है। और फिर लिमिटेड रिसोर्स रखना है। कोई भी चीज़ अगर आप ब्लैक बुक फॉलो करें टर्म वही फॉलो करिए। ऐसा नहीं कि आप इस टीचर की बुक ले लिए, उस टीचर की बुक, जो भी पढ़िए एक चीज़ पढ़िए, क्वेश्चन आएगा हो जाएगा। अगर आपसे नहीं हो रहा, अगर पढ़ा है मन से, तो ऐसा होगा ही नहीं कि आपसे नहीं हो रहा तो सबसे हो जा रहा है, ऐसा होगा ही नहीं। वो सबके साथ होगा क्योंकि सब लोग सेम ही चीज़ पढ़ रहे हैं, तो मोर और लेस सेम ही रहता है। उसके बाद आपको डेली रिवाइज करना है चीज़ों को जो आपने पहले पढ़ा है। और जो भी आपके आपको लगेगा कि यार मतलब आपका स्ट्रॉन्ग एरिया इन द सेंस, अगर आप इंग्लिश बैकग्राउंड से तो आपको हो सकता है इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो, तो आपको कोशिश करना है आप इंग्लिश में उतना टाइम डिवोट ना करके आपके जो वीक पोर्शन, अगर जी के आपका वीक है वहाँ पे फोकस कर लीजिए। या फिर अगर आपने इंग्लिश में ग्रेजुएशन की है, इंग्लिश ऑनर्स में सपोज, तो आप मैथ्स में हो सकता है वीक हो, तो मैथ्स पे फोकस करिए। तो जैसा आपका रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आपको एफर्ट्स डालने हैं। और एट द एंड आई वुड से कि कंसिस्टेंसी विल बी हियर द की। कंसिस्टेंसी की, क्योंकि ये कोई जे एडवांस का गेम नहीं है कि आप टफ़ क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप इजी नहीं कर रहे हैं तो आपका क्या बोलते हैं नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे है कि जो है आपको डेली पढ़ना है और बार बार पढ़ना है। चीज़ें आसान हैं लेकिन ये वो कंसिस्टेंसी मांगती हैं। आपने आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा तो दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट फॉर यू। सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो टैलेंट और ये सब मोटिवेशन सबकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड इन द एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।